सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर में। और आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर सेकंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है विलियन। तो विलियन वाले चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल एंड कुछ अदर क्वेश्चन जो बन रहे हैं एनसीईआरटी में, उन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको सबसे पहले सारे फॉर्मूले याद हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब आप जो है इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सीट बेल्ट पहन लो, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के अंदर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन पहले। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुली हुई हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करो। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले तो है ना, एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे 122 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, ये 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड दे रखा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया कहां से है, सबसे पहले देखो ज्ञात क्या करना अपन को, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। अब आप एक बात बताओ मुझे, द्रव्यमान प्रतिशत को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेट वेट भार बार परसेंटेज, या फिर वेट परसेंटेज लिख लो, या फिर लिख लो, मास मास। क्या होता है बच्चों, ये होता क्या है अपना, विले के मोल, सॉरी विले का भार। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना अपन ने, विले का भार अपॉन में विलियन का भार, विलियन का भार मल्टीप्लाई में क्या करना होता है बच्चों, 100%, 100 से गुणा करना होता है। ये हमने पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप देखो विले का भार करा क्या है, बेंजीन में किसको घोला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को घोला है। तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। यदि बेंजीन में, मतलब हमने यहाँ पे विले का भार क्या हो जाएगा, विले का भार क्या हो जाएगा, विले का भार बेंजीन में घोला है किसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड को, कितना 122 ग्राम घोला है। ठीक है, तो विलायक का भार क्या होगा बच्चों बताओ, विलायक का भार क्या होगा बताओ ध्यान से मुझे, कितना दे रखा है बच्चों, विलायक अपन को 22 ग्राम दे रखा है। ठीक है सर, तो विलियन का भार कितना होगा, विलियन का भार कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। विलियन में क्या होता है, विले भी होता है और विलायक भी होता है, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो 122 प्लस 22 मिलके ये कितना हो जाएगा बच्चों, 144 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को करना क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है बेंजीन के लिए, और किसके लिए ज्ञात करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए। तो सबसे पहले मैं किसके लिए ज्ञात कर देता हूं, बेंजीन के लिए, बेंजीन के लिए, बेंजीन के लिए क्या ज्ञात करना है बच्चों अपन को, इसके लिए मास, मास बोल लो, या फिर वेट परसेंटेज बोल लो। ठीक है, कितना है बेंजीन के लिए। अब विले का भार ज्ञात करना है ना अपन को, देखो बेंजीन है, बेंजीन के लिए अपन को विले का भार ज्ञात करना है, तो बेंजीन का द्रव्यमान रखना पड़ेगा। बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, 22 है। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ लिखा है विले का भार है, लेकिन मैं विलायक का भार ऊपर लिख रहा हूँ, क्यों, अपन निकाल किसके लिए रहे, बेंजीन के लिए, तो पहले बेंजीन का लिखना पड़ेगा। जब अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए निकालेंगे तो ऊपर किसका लिख देंगे अपन, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, अब देखो विले का भार मैंने 22 लिख दिया, तो अब यहाँ पे टोटल विलियन का भार कितना है बच्चों, 144, मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, 100%, 100 से गुणा कर दोगे। ठीक है, ऐसा ही हम किसके लिए निकालेंगे, CCl4 के लिए, दोनों के लिए पूछा ना। अब CCl4 के लिए क्या करना चाहिए अपन को, या तो इसका जो आंसर आ रहा है उसको इससे माइनस कर दो, या फिर निकाल के देख लो। कैसे निकालोगे, ऊपर कितना लिखोगे 122, नीचे कितना लिखोगे 144, मल्टीप्लाई में 100। इनको आप कैलकुलेट करते रहना बच्चों, अब कैलकुलेशन थोड़ी बताऊंगा मैं, है ना, जिसका काट रहा है उसको काट दो। यहाँ पे 15.28% आ रहा है। ठीक है, और यहाँ 85 समथिंग में कुछ परसेंटेज आ रहा है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ी बताऊंगा अब मैं, आपको पता है ना, जिसका काट रहा है उसको काट दो, काटने में वैसे ही तो मैं एक्सपर्ट हूँ, सबका काट दोगे। ठीक है, आई मीन टू, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन हुआ बच्चों। ठीक है, ये 85 लगभग में आंसर आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है,
एक विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है अपन को, बेंजीन का मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है, बेंजीन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, बेंजीन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, ये चेक कर लो बस। बेंजीन का द्रव्यमान 30% दे रखा, मतलब ये कितना दे रखा बच्चों, 30 ग्राम। कैसे, देखो 100 ग्राम का हम टोटल मानेंगे, 100 ग्राम का हम क्या करेंगे इसमें टोटल मानेंगे। अब 100 ग्राम का टोटल है तो अब बेंजीन 30% है, तो 100 में से कितना बच गया, ये 30। अब CCl4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, CCl4 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 100 में से आप 30 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 70 ग्राम आ जाएगा। देखो ना, बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो दोनों का मिला के 100 माना, तो उसमें से 30 बेंजीन और 70 CCl4 है। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है। अच्छा, मोल अंश का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन का मोल अंश ज्ञात करना है, मतलब XC6H6 ज्ञात करना अपन को, है ना। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, लिख देता हूं मैं एक बार यहाँ पे, बेंजीन का सूत्र क्या है आपको पता होना चाहिए, C6H6। ठीक है, ये ज्ञात करना अपन को, और ये ज्ञात करने के लिए क्या, ये x मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश ज्ञात करना है। तो क्या लगाओगे, फॉर्मूला क्या होता है, n मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ क्या, CCl4। ये फॉर्मूला लगाना है। अब अपन को तो इनका वेट पता है, अब अपन को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनका मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल ऑफ बेंजीन कैसे निकालोगे बच्चों, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे हुए अणुभार। क्या होता है, भार बटे हुए अणुभार, दिया गया भार बटे हुए अणुभार। तो भार कितना दिया हुआ है बच्चों, 30, अणुभार कितना है इसका। अब देखो बेंजीन का अणुभार निकालना पड़ेगा अपन को। अणुभार कैसे निकालते हैं, देखो कार्बन कितने हैं, 6 है, कार्बन कितने हैं, 6 है। तो 6 कार्बन का एक कार्बन का कितना होता है, 12। 6 कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है, 12। क्यों, कार्बन 6 पर आता है, डबल कर दो। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और एक का कितना होता है, एक। तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, एक हासिल, 6 कम 6 6 और 1 3, 6 दूनी 12 का 2, एक हासिल, 6 कम 6 6 और 1 3, 32। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ना 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 गोरी रुको, ना 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 गोरी, हम कुछ ना कुछ गलती तो नहीं कर रहे। एक बार C6H6 है बेंजीन का, हमको क्या निकालना है यहाँ पर, मोलर द्रव्यमान निकालना है। और मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन 6 है, तो 12 78 आ जानी चाहिए वैल्यू। सही आ रही है, 78 आनी चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है, 72 हो जाएगा वो, और बिल्कुल सही है, ये 78 आ गया। तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे बच्चों, इसके नीचे 30/78 लिख देंगे। ठीक है, और ये इसका क्या निकल जाएगा, मोल किसके, बेंजीन के। अब इसको मैं रफ कर दूं एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम और किसके मोल निकालेंगे, मोल ऑफ CCl4 के। अब इसका भी क्या लगाओगे, भार बटे हुए अणुभार। इसका भार कितना है बच्चों, 70। अब CCl4 का अणुभार कैसे निकालोगे, कार्बन का कितना होता है, 12 प्लस 4 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन का आप 35 लिख लो, या फिर आप 35.5 लिख लो। मेरी मानो तो आप 35 लिखो, 35 लिखोगे ना तो क्या होगा, कैलकुलेशन ठीक आएगी। अब आप इसको सोल्व करो, तो 12 और 35, ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, 35 है ये ना, 4 मल्टीप्लाई में 35। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 154। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, 70 अपॉन में क्या आ जाएगा, 154। अब ये तो अभी मोल निकाले, हमको बेंजीन का मोल अंश निकालना है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, C6H6 बराबर में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 30 अपॉन में 78 अपॉन में 30 अपॉन में 78 प्लस 70 अपॉन में 154। अब ये कैलकुलेशन आप करते रहना, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, हो जानी चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों आपके अप्रोक्सीमेटली 0.48 के करीब ये आया है। अब हम इसमें बेंजीन के मोल अंश तो बता चुके हैं, साथ ही साथ हम ये भी बता सकते हैं व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। ये क्या होगा बच्चों, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, क्योंकि इन दोनों का योग 1 होगा, तो यहाँ पे माइनस कर दोगे इसकी वैल्यू को, तो ये भी आ जाएगा। पूछा नहीं है लेकिन हम ये क्वेश्चन भी बता सकते हैं अगर पूछते तो।
ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। आगे देखो, बस आपको फॉर्मूले और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन काम बन जाएगा इसके अंदर। निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना करो। मोलरता ज्ञात करनी है बच्चों आपको। पहला क्वेश्चन देखो क्या वाला, 30 ग्राम, ये कुछ कंपाउंड में 4.3 लीटर विलियन में घुला हुआ है। अच्छा, मोलरता ज्ञात करनी, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है पहले तो ये देखो। मोलरता का फॉर्मूला क्या है, विले के मोल, विले के मोल बटे हुए विलियन का आयतन, विले के मोल बटे हुए विलियन का आयतन, यही तो है बच्चों, विले का मोल बटे हुए विलियन का आयतन। और अगर ये आयतन अगर ml में है तब तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, और अगर लीटर में है तब आप इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अब पहले वाले क्वेश्चन में मोल दे रहेगा क्या, नहीं, लेकिन हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है क्या, भार बटे हुए अणुभार, यही तो है। बोलो बच्चों हाँ हाँ सर, भार बटे हुए अणुभार। अब आप इसकी मोलरता निकालोगे तो क्या देखो, विले के मोल नहीं दे रखे लेकिन मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे भार कितना दे रखा है बच्चों 30 अपॉन में अणुभार। अब इसका अणुभार निकालना पड़ेगा आपको। इसका अणुभार कैसे निकालोगे, देखो मैं वहां साइड में निकाल के दिखा रहा हूं आपको। कोबाल्ट है CO, कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल नहीं है, क्या है, कोबाल्ट है, कार्बोनिल नहीं है। तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कितना होता है 58 प्लस, अब यहाँ 2 लगा हुआ है तो आप पहले 2 लगा दो, और अंदर देखो N है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने पर आता है 7 पर, तो एक का कितना है 14, मल्टीप्लाई में ऑक्सीजन है 3, 3 ऑक्सीजन, सॉरी प्लस आएगा ना, प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों 16, और बाहर ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। अब .6H2O है प्लस 6, अब एक H2O का कितना होता है हमें कैलकुलेशन से पता है कितना होता है 18, ये आ जाएगा। अब आप इसको देखो 58 कैसे लिखा मैंने इसका, कोबाल्ट का 2 क्यों लगाया, क्योंकि बाहर 2 था। नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 इंटू 16 प्लस 6 कि इसका, और H2O का क्या होता है बच्चों 18 ग्राम होता है। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू आएगी लगभग 290 के, ठीक है 290 के लगभग वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मोल्स में मैं लिख देता हूँ कि मोल कितने हो गए इसके, लगभग में अगर वैल्यू आएगी ना, अगर जैसे मान लो 290.7 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी वैल्यू में चलता है। अब देखो विले के मोल क्या आ गए हमारे पास में बच्चों 30 अपॉन में 290, ठीक है 290, और मल्टीप्लाई में 4.3 लीटर दे रखा है, और अपन ने भी किस में लिख रखा है लीटर में। अगर ये ml में होता तो मैं 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 290, और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे बच्चों अपन 4.6 मल्टीप्लाई में कर देंगे। अब ये इसको काट कुटा के वैल्यू देखना 0.02 मोलर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूं, आप कैलकुलेशन खुद करोगे। ये तो अपना हुआ बच्चों पहला वाला क्वेश्चन। अब आप देखो एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml तनु करने पर, मतलब हमें उनको मोलरता दे रखी है, ml v दे रखा है, फिर एक और v दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, पहले मैं एक बार इसको रफ करता हूं। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, ध्यान से देखना। एक इक्वेशन हमने पढ़ी है बच्चों कि, एक इक्वेशन हमने पढ़ी है m1v1 बराबर m2v2, ठीक है। यहां देखो m1 तनु करने पर मोलरता ज्ञात करनी है, मतलब m1 ये रही, m2 ज्ञात करनी है, v1 30 ml और v2 500 ml। बस ये एक इक्वेशन हमने पढ़ रखी है क्लास 11th में भी, ठीक है। देखो m1 कितना दे रखा है बच्चों 0.5, v1 कितना दे रखा है बच्चों 30, बराबर में m2 तो हमको ज्ञात करना है, बोला है ना मोलरता ज्ञात करो, इसको इतना तनु करने पर मोलरता ज्ञात करो। और v2 क्या है, v2 क्या है बच्चों 500 ml है। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, इसकी क्या आएगा ये m2 इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई में 30 अपॉन में 500, एक जीरो से एक जीरो काटो, इसको नीचे भेजो, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है 10 कर दे, अरे ना गोरी ना 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 गोरी 10 कर देता हूँ ना ऐसा,
ठीक है, अब इसको काट दो और काट, जिसका जितना कट रहा है काट दो, तो कितना हो जाएगा 3/100, सही है ना। और 3/100 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.03 आनी चाहिए ऐसे आंसर। क्या ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या? 0 पॉइंट, बिल्कुल सही है बेटा, 0.03 मोलर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, या फिर एक सेकंड तरीका आप ऐसा भी लगा सकते हो, पहले आप मोलरता का फॉर्मूला लगाओ, इससे इससे आप मोलरता का फॉर्मूला लगाओ और विले के मोल कैलकुलेट कर लो, और मोल कैलकुलेट करने के बाद में आप इसके अंदर वो फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। आगे देखो, यूरिया के 0.25 मोलर 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करो। वापस पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को, क्या बोल रही है। यूरिया है 0.25 मोलर है, तो 2.5 kg जलीय विलयन को बनने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करो। यूरिया की मात्रा हमको क्या करनी है बच्चों, ज्ञात करनी है। किसकी मात्रा ज्ञात करनी है? यूरिया की। सबसे पहले देखो मैं यहाँ लिखता हूं कुछ कुछ पॉइंट। यूरिया के मोल देखो कितने, यूरिया के मोल देखो कितने हैं। यूरिया के कितने मोल दे रखे हैं बच्चों? 0.25 दे रखे हैं। ठीक है, यूरिया का अणुभार देखो कितना आ रहा है, यूरिया का अणुभार देखो कितना आ रहा है, यूरिया का अणुभार देखो कितना है। यूरिया का सूत्र क्या है बच्चों? NH2CONH2, इसी को तो हम यूरिया बोलते हैं। 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, प्लस एक कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है बच्चों 12, प्लस हाइड्रोजन कितने 4, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इसको कैलकुलेट करो आप, 14 दूनी 28 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 16, इसको कैलकुलेट करो कितना होगा ये 20 20 40, 20 20 40, ये 28 और 12 कर लो ना, 28 और 12 40, 40 और 20 60, कितना आ जाएगा बच्चों? ये 60 ग्राम आ जाएगा यूरिया का मोलर द्रव्यमान, या अणुभार बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 1 मोल का है, 1 मोल यूरिया का अणुभार है। तो इसमें कितना दे रखा है बच्चों? 2.5 kg, है ना। इसमें कितना दे रखा है? 2.5 kg, या फिर ऐसे बोल सकता हूं ना मैं कि ये 1 मोल यूरिया का अणुभार आ रहा है। तो अपन को चाहिए किसका? भाई विले का मोल चाहिए अपन को, तो विले का मोल ये है 1 मोल का। अब यहां कितने मोल है? 0.25 मोल है यूरिया के। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 मोल का इतना है, तो 0.25 मोल यूरिया का भार कितना होगा? वापस बोल रहा हूं, 1 मोल का इतना भार है, तो 0.25 मोल का कितना होगा? 60 मल्टीप्लाई में 0.25, इसको कैलकुलेट करना, इसका आंसर आएगा 15। ठीक है, पॉइंट हटा के जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे 15 ग्राम आंसर आ रहा है 0.25 में। और अब ये जलीय विलयन है, तो जल का वेट कितना होगा, जल का भार कितना होगा? यहाँ पे जल का भार कितना होगा? 1 kg लेंगे, 1 kg लोगे मतलब कितना होगा? 1000 ग्राम। ठीक है, तो कुल भार कितना होगा? कुल भार कितना होगा? कुल भार कितना होगा? 1000। तो जल का 1000 क्यों लिया? 1 kg के अंदर घोला अपन ने, और 15 ग्राम किसका हो गया? इसका। तो ये 1015 ग्राम हो गया, कुल भार इतना हो गया। अब ध्यान से सुनो, 1015 ग्राम हो चुका है टोटल भार, तो टोटल भार 1015 ग्राम हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 1015 ग्राम के अंदर 1015 ग्राम में यूरिया कितनी है बताओ? 1015 ग्राम में यूरिया कितनी है? 1015 ग्राम में कितनी है बच्चों? 15 ग्राम यूरिया है। तो पूछ क्या रही है? 2.5 kg में कितनी होगी? तो 1 ग्राम में कितनी यूरिया होगी? 1 ग्राम में कितनी यूरिया होगी बताओ? क्या करोगे आप? 15 बटेवे में इसको नीचे ले जाओगे। वापस सुन लो, 1015 ग्राम में 15 ग्राम यूरिया है और 1000 जल है। तो 1 ग्राम यूरिया में कितनी ग्राम, 1000 बाहर में कितनी होगी? तो 15 बटेवे 1015, 1015 ग्राम में यूरिया कितनी? 15। तो 1 ग्राम में कितनी होगी? इतनी। तो 2.5 kg में कितनी होगी? 2.5 kg में कितनी यूरिया होगी? यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से। तो ये कितना होगा देखो, 15 बटेवे 1015 मल्टीप्लाई में 2.5 है ना, 2.5 kg है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2500। ठीक है,
2500 हो जाएगा। भाई 2.5 kg है ना, 2.5 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2500। अब आप इसकी कैलकुलेशन करते रहना, ये हो जाएगा कितना, 37 ग्राम। ठीक है, अब सुनो एक बार बात को मेरी वापस ध्यान से। बोल रहा है यूरिया के 0.25 मोल है, मतलब उसमें 2.5 kg जलीय विलयन को बनाना है, उसके लिए हमको कितनी यूरिया की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको यूरिया के मोल, ठीक है, क्या बताया, यूरिया के मोल। फिर बताया मैंने आपको 1 मोल यूरिया का अनुपात, 1 मोल यूरिया का अनुपात कितना होगा, कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा है, 60। ठीक है, तो 0.25 मोल का कितना होगा, 15, कैलकुलेशन से। अब जल का भार कितना है, 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया, 1000 और 15, 1015 ग्राम टोटल भार हो गया। अब 1015 ग्राम में यूरिया कितनी है, 1015 ग्राम में यूरिया कितनी है, 15 ग्राम। तो 2.5 kg में कितनी होगी ये पूछ रहा है, तो वो कैलकुलेशन कर दी अपन ने। बहुत सिंपल है ना, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो बच्चों क्या है, 5वां क्वेश्चन। 20% द्रव्यमान या वेट जलीय केआई का घनत्व डी दे रखा है, तो केआई विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है और मोलंश ज्ञात करना आपको। सबसे पहले देखो फर्स्ट वाला ज्ञात करेंगे अपन। फर्स्ट वाला क्या है बच्चों, मोललता है, मोललता। मोललता का सूत्र बताओ, मोललता का सूत्र क्या होता है बच्चों, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटेवे में विलायक का भार, विलायक का भार। अगर ग्राम में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और किलोग्राम में है तो ग्राम में रहने दो। अब ये 20% के आई बोल रहा है, ठीक है, 20% बोल रहा है, मतलब के आई का भार कितना हो गया, के आई का भार कितना हो गया, 20। जल का कितना हो जाएगा, जल का भार कितना हो जाएगा, जल का ही बना रहा है नहीं, जलीय है, हाँ, जल का भार कितना हो जाएगा बच्चों, 80। 20 और 80, और के आई का आप क्या निकाल लो, अणुभार, के आई का और क्या निकाल लो आप, अणुभार। और अच्छा, के आई का अणुभार क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमको यहाँ क्या चाहिए, विलेय के मोल। विलेय के मोल तो दे नहीं रखे हैं, विलेय के मोल तो हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो विलेय के मोल कैलकुलेट करने के लिए हमको अणुभार निकालना पड़ेगा। अणुभार कितना, कैसे निकालोगे, देखो पोटेशियम का कितना होता है, 39। भाई पोटेशियम कितने पर आता है, 20 पर, डबल करोगे कितना हो जाएगा, 40। लेकिन एक्सेप्शन ध्यान रखना पड़ेगा, कितना होगा, 39। और आयोडीन का कितना होता है, 127। ठीक है, 39 तो पोटेशियम का हो गया, और आयोडीन कितना हो गया, 127। आप इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना होगा, 166 हो जाएगा। ठीक है, अब आप निकालो मोललता। विलेय के मोल है, मोल बराबर क्या है, भार बटे हुए अणुभार, लिख दूं मैं, मोल बराबर क्या होगा, भार बटे हुए अणुभार। किसका निकालना अपन को बच्चों, किसका निकालना रहा बाबा, के आई का। तो के आई का भार कितना है, 20, अणुभार कितना है, 166। वैल्यू पुट करो, 20 अपॉन में 166, मल्टीप्लाई में विलायक का भार। अब विलायक का भार कितना है, जल है, कितना है बच्चों, 80। ऊपर में क्या करोगे बच्चों, 1000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, जो भी आंसर आ रहा होगा आप चेक कर लेना क्या आएगा। ठीक है, अरे बोलो बच्चों, हाँ हाँ सर। ये तो अपन ने इसकी क्या निकाल दी बच्चों, मोललता। आंसर बता दूं एक बार मैं आपको, इसका क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा होगा 1.5 kg पर मोल इनवर्स। ठीक है, ये तो हो जाएगी इसकी क्या, मोललता। अब मैं एक बार इसको रफ करता हूं, अब अपन निकालते हैं इसकी मोलरता। क्या निकालते हैं, मोलरता। मोलरता निकालने के लिए क्या करोगे, मोलरता निकालनी है। मोलरता विलेय का मोल, विलियन का क्या हो जाता है, यहाँ पे आयतन हो जाता है। विलियन का क्या हो जाता है बच्चों, आयतन हो जाता है। अब हमको आयतन निकालना पड़ेगा, मतलब विलेय के मोल तो मेरे पास यहां से आ जाएंगे 20 बटे हुए 166, लेकिन आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन है नहीं, घनत्व दे रखा है। अब घनत्व दे रखा है और हमको आयतन निकालना है। बताओ मुझे क्या निकालो, घनत्व और आयतन में क्या संबंध है, घनत्व और आयतन में क्या संबंध है। डी बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे हुए आयतन। तो यहां से आयतन निकालोगे तो क्या आएगा, m अपॉन डी।
और V बराबर आयतन निकालना, M कितना रखोगे 100, क्योंकि टोटल हमारे पास 100 है, 20 और 80 100। D का मान कितना दे रखा है बच्चों 1.202, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे आयतन। अब यहाँ पे लिखो मोलरता बराबर विलेय के मोल कितने हैं 20/166। आयतन कितना दे रखा है बच्चों ml में आ रहा होगा, ये कितना है 100, ऊपर कितना चल जाएगा ये 1202 मल्टीप्लाई में 1000। ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी है ना, इसको यहां रखूंगा तो ऊपर चल जाएगा, ये 100 है ना 6 नहीं है, ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा। और अब आप ऊपर चल जाएगा, आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 1.44 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। ऐसा ऐसा काम हमको इसके अंदर करना रहेगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब आप बच्चों को थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि सर तो डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं देख देख के, बेटा कैलकुलेशन में मैं टाइम क्यों वेस्ट करूंगा। हर बार बच्चों को ये लगता है कि सर को कैलकुलेशन नहीं आती, कैलकुलेशन करने में कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं, फालतू टाइम वेस्ट करना नहीं है। और भी क्लास है, और भी आपको चीजें बतानी है, तो कैलकुलेशन आप खुद अपने लेवल पे करो, ठीक है। आगे देखो, एग्जाम मेरे को थोड़ी देना, एग्जाम तो तुमको देना है ना, तुम्हारी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए वहां पे। और थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक भी होए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगला एग्जामिनर समझ जाता है भाई बच्चे के पास बहुत बड़ा काम है, सारा काम अगर कैलकुलेशन में लगा दिया तुमने तो बाकी काम छूट जाना है। 1.44 आ रहा, 1.43 आ जाता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 1.456 आ जाता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप आंसर में आगे लिख दो कि भाई ये लगभग में आ रहा है, ठीक है। अब आप चेक करो, अब आपको क्या करना है, मोल अंश कैलकुलेट करना है, मोल अंश कैलकुलेट करना है, इसको मैं रफ करता हूँ। मोल अंश कैलकुलेट करने के लिए आप जैसे मान लो मैं के आई का मोल अंश ज्ञात कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा एक्स के आई, ठीक है। मोल अंश ऑफ के आई क्या होगा, एन के आई प्लस एन मोल्स ऑफ के आई प्लस मोल्स ऑफ H2O, यही तो लगाओगे। अब ये लगाने के लिए क्या करोगे, इसका मोल अंश तो हमारे पास, इसका मोल तो कैलकुलेट कर रखा हमने, लेकिन हमको जल का भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोल ऑफ H2O क्या आएगा बताओ, मोल ऑफ H2O क्या आएगा, दिया गया बाहर 80 बटे हुए अणुभार कितना होता है 18, रख दो यहाँ पे वैल्यू, क्या आएगा 20 बटे हुए 166, मिक्स बोलता हूँ ना मैं, 20 बटे हुए 166 अपॉन में 20 बटे हुए 166 प्लस 80 बटे हुए 18, इसको कैलकुलेट करना आप। ये जो भी मान लो कि आंसर आ रहा है बच्चों A4 अमन सर, ये कैलकुलेट करना। अब आपको के एक्स H2O भी निकालना पड़ेगा, एक्स H2O कैसे निकालोगे, 1 माइनस एक्स के आई करके, क्योंकि इन दोनों का योग एक होता है, तो वहां से वो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे आओ, अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S जो गैस होती है ना, बहुत अजीब सी गंध आती है उसकी, गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता ये दे रखी है, ठीक है, H2S गैस की विलेयता दे रखी है, H2S गैस की विलेयता दे रखी है, ये विलेयता दे रखी है कितनी 0.195 मोलर, और जल में है तो जल कितना लिया होगा 1 kg, तो इसकी मोलरता मतलब यही इसके क्या आए होंगे, मोल आए होंगे 1095। क्यों, अरे मोलरता लगाओगे ना तो मोलरता में आप 1 kg रखोगे, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन 1 kg मतलब 1000 ग्राम में रखोगे, 1000 में एक में रखोगे ना 1 kg, तो एक से ही वापस के मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू आ जानी है। और हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है, हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है मतलब किसकी गणना करनी है बच्चों, के एच की गणना करनी चाहिए है। पी का मान कितना होगा, यहां से देखो एसटीपी है, एसटीपी स्टैंडर्ड प्रेशर है 0.987 बार रखोगे आप, है ना। एटीएम में भी रख सकते हो, चाहो तो 1 एटीएम की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, बस फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो ये पहली बात तो एसटीपी पर अपन ने इसका प्रेशर रख दिया, मोल चाहिए अपन को, मोल किसके चाहिए XH2S के, XH2S के इसके मोल चाहिए, इसके मोल कैसे निकालोगे, NH2S अपॉन में NH2S प्लस NH2, है ना भाई। ये क्यों चाहिए, हेनरी स्थिरांक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, क्या, प्रेशर KH मल्टीप्लाई में X ऑफ H2S, ठीक है, यही तो लगाना पड़ेगा।
अब यहां से प्रेशर तो एसटीपी वाला स्टैंडर्ड प्रेशर लगा दिया, केएच निकालना, एक्स एच टू मोल ऑफ H2S निकालने पड़ेंगे। मोल ऑफ H2S क्या होगा, मोल ऑफ मोल अंश है ना, एक्स निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए मोल इसके तो अपने पास ये है, किसके मोल है ये, H2S के मोल इतने हैं। तो H2O के मोल कितने होंगे, NH2O कितना होगा, NH2O कितना होगा, NH2O कितना होगा, NH2O कितना है 1000, तो जल था, अपॉन में कितना होता है 18, इसकी वैल्यू आती है 55.5 ऐसा। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ, XH2S बराबर NH2S कितना है बच्चों बताओ, 0.195 अपॉन में 0.195 प्लस 55.55 ऐसा। अब आप इसकी कैलकुलेशन टोटल करके देख लो कितनी कैलकुलेशन आ रही है इसकी, 0.0035 आ रही है। ठीक है, अब यहां से आपका प्रेशर भी आ गया, XH2S भी आ गया, क्या चाहिए आपको, KH चाहिए। KH क्या होगा, P अपॉन में XH2S, प्रेशर कितना है 0.987 अपॉन में क्या है 0.0035, ये हेनरी स्थिरांक आ जाएगा। यहां से कैलकुलेट कर लेना, आंसर मैं आपको बता देता हूं इसका क्या आंसर आ रहा होगा। इसका आंसर आ रहा है बच्चों 282 बार, 282 बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा करना रहेगा अपन को इसके अंदर, अच्छा क्वेश्चन नहीं आ सकता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 298 केल्विन ताप पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दे रखा है, KH दे रखा है, लिख लो पहले 1.67 मल्टीप्लाई में 10⁸ पास्कल दे रखा है। 500 ml सोडा जल 2.5, 500 ml सोडा जल मतलब V दे रखा अपन को, 500 ml 2.5 मतलब ये प्रेशर ऑफ CO2 दे रखा है, प्रेशर ऑफ CO2 दे रखा कितना 2.5 ATM दे रखा है। ठीक है, 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा गणना करनी है, मात्रा वेट ऑफ CO2 ज्ञात करनी है, CO2 की मात्रा ज्ञात करनी है, CO2 की मात्रा ज्ञात करनी है, वेट ऑफ CO2 ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो पहली बात तो, ये एटीएम में और ये पास्कल में, इन दोनों को आपको सेम करना पड़ेगा। या तो आप KH में जो मान दे रखा है उसको बदल लो, या फिर आप जो प्रेशर ऑफ CO2 दे रखा है उसको बदल लो। मैं प्रेशर ऑफ CO2 को बदल देता हूं पास्कल को, किसमें, एटीएम में। अब ध्यान से देखना, इसको बदलने के लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करने का 101 325 याद रखना पड़ेगा। जैसे आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे ना तो ये किस में आ जाएगा, यहाँ पे पास्कल में आ जाएगा, और ये वैल्यू कुछ बहुत लंबी चौड़ी आएगी जिस हिसाब से मेरे को कैलकुलेशन दिख रही है। ये आ रहा है बच्चों 2.533 इंटू 10⁵, 2.533 इंटू 10⁵ पास्कल आ जाएगा। ये क्यों करा, पहली बात सुनो, या तो तुम पास्कल को एटीएम में बदल लो या एटीएम को पास्कल में बदल लो, दोनों की वैल्यू अपन को सेम रखनी है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम रखोगे तभी आंसर जाएगा सेम। तो मैंने यहां जो एटीएम था उसको पास्कल में बदल दिया, कैसे, इस नंबर को मल्टीप्लाई करके। अगर ऐसा नहीं करना होता तो मैं पास्कल को एटीएम में बदलता, इसका डिवाइड कर देता। अब प्रेशर आ गया, ये आ गया। अब मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, देखो प्रेशर ऑफ CO2 बराबर में क्या होगा, KH मल्टीप्लाई में XH2S नहीं XCO2, ऐसा ही तो लिखोगे, हेनरीज लो है ये, प्रेशर ऑफ CO2 KH मल्टीप्लाई में XCO2। प्रेशर ऑफ यहां से XCO2 कैलकुलेट करना अपन को, मोल अंश, तो क्या आएगा, प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, KH। प्रेशर ऑफ CO2 क्या आ रहा है 2.533 इंटू 10⁵ अपॉन में KH की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, 1.67 इंटू 10⁸। इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से क्या आएगा, मोल अंश किसके, CO2 के, और मोल अंश आएगा तब हम मोल निकालेंगे CO2 के, और मोल आएंगे तब हम उनका जो है CO2 का भार निकालेंगे। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 1.57 इंटू 10⁻³ 1.517 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आ रही है। आप इसको कैलकुलेट करते रहना, ठीक है, ये काम हमसे ना हो पाएगा कैलकुलेशन का, तुम करते रहना। ये तो ये क्या है अपने पास, XCO2 मोल फ्रैक्शन आए। अब मोल फ्रैक्शन CO2 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, NCO2 अपॉन में NCO2 अपॉन में NCO2
प्लस NH2O। और हमको ये चीज भी पता है कि मोल ऑफ H2O इज मोर ग्रेटर देन NCO2, मतलब CO2 के मोल कम है और H2 के मोल ज्यादा, तो ये जीरो हो जाएगा। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो XCO2 बराबर NCO2 अपॉन में NH2O। ये जीरो हो जाएगी वैल्यू, ऊपर वाली थोड़ी जीरो हो जाएगी, ऊपर वाली जीरो की तो अनंत में मान आ जाएगा ना बच्चा। ठीक है, अब देखो ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये पता कर लेंगे। ये कैसे पता है, ये रही आंसर। ये कैसे पता होगा, NH2O। NH2O कैसे निकालोगे, मैं आपको कहीं साइड में लिख के बताता हूँ। NH2O कैसे निकालोगे, जल का भार बटे हुए अणुभार। अब जल का भार देखो यहाँ पे 500 ml की बात कर रहा है ये। अब 500 ml दे रखा, मतलब ये 500 ग्राम ही हो गया है। ठीक है, अपॉन में इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 28। अभी थोड़ी देर पहले एक चीज आपको मैंने यहाँ बताई थी, 1000 बटे 18 करते हो तो 55 आता है। ठीक है, इसको करोगे तो ये कितना आएगा, 27 पॉइंट, लगभग मैं 55 ले लेता हूं, ग्राम आ जाएगा। तो यहां से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। NCO2 बराबर में क्या आएगा, XCO2 मल्टीप्लाई में NH2 आ जाएगा। ठीक है, इससे हमको क्या प्राप्त होगा, मोल्स ऑफ CO2। और मोल्स ऑफ CO2 पता होगा तब हमको CO2 का वेट पता होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालो यहां से, क्या आएगा 1.517 इंटू 10⁻³ इंटू में मोल्स ऑफ H2 कितना है, ये 27.55। ठीक है, तो यहां से NCO2 क्या आएगा, ये कैलकुलेट करो आप, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कितनी वैल्यू आ रही है ये मोल्स ऑफ CO2 की। मोल्स ऑफ CO2 की वैल्यू आ रही है बच्चों, ये आ रही है 42.14 इंटू 10⁻⁻⁴। 42.14 इंटू 10⁻⁻⁴ ये वैल्यू आ रही है, सही है। -3 आ रहा है, -3 आ रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार ऊपर लेके चलते हैं। छोड़ो, ये आया मोल ऑफ CO2। अब मोल ऑफ CO2 को आप क्या लिख सकते हो, यहां लिख रहा हूं, अब मैं ध्यान से देखना। मोल ऑफ CO2 को क्या लिख सकते हूं मैं, भार बटे हुए अणुभार। CO2 का भार बटे हुए CO2 का अणुभार। हमको भार ही तो ज्ञात करना था, मात्रा ही तो ज्ञात करनी थी, तो भार ज्ञात करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, मोल ऑफ CO2 मल्टीप्लाई में अणुभार। CO2 का अणुभार कितना होता है बच्चों, 44, है ना। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे, 4214 मल्टीप्लाई में 10⁻³ अणुभार कितना होता है इसका, 44। ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर। CO2 की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा था, ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी सी चीजें। तो अब ये क्वेश्चन देखो आप, सुनो पहले मेरी बात को आप देखो। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेटा, उन क्वेश्चंस के लिए अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। और ये कार्य आपको तभी पता चलेगा जब आप NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, DPPs के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी गलतियां उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब सुनो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, देखो 350 केल्विन ताप पर शुद्ध द्रव A व B के वाष्प दाब, मतलब P0 A दे रखा है, P0 B दे रखा है। P0 A दे रखा आपको 450, P0 B दे रखा आपको 750। कैसे, शुद्ध वाष्प दाब बोल रखा है। यदि कुल वाष्प दाब मतलब PT दे रखा है, P टोटल कितना दे रखा है बच्चों, 600 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। तो द्रव का मिश्रण का संगठन ज्ञात करो, मतलब क्या ज्ञात करना है, XA ज्ञात करना है व XB ज्ञात करना है। संगठन बोला नहीं, साथ ही वाष्प प्रावस्था के संगठन भी ज्ञात करो, मतलब प्रेशर की टर्म में भी ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, PT बराबर क्या होता है, P0 A XA प्लस P0 B मल्टीप्लाई में XB। ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, इस फॉर्मूले से ही होगा ये। ठीक है, PT का मान दे रखा है, XB का मान, XA का मान निकालना है, XB का मान निकालना है। PT की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 600। P0 A का मान 450 मल्टीप्लाई में XA नहीं पता ना, प्लस P0 B का मान दे रखा है 750। XB की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस का XA। क्यों,
एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, एक्स बी निकाल लोगे। एक्स बी क्या आएगा, 1 माइनस का एक्स ए। तो मैं यहाँ पे एक्स बी की जगह क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस का एक्स ए। ठीक है, अब चेक करो, अब कैलकुलेशन करनी है इसकी, छोटी छोटी करो। 600 बराबर 450 एक्स ए, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 750 हो जाएगा, माइनस 750 एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, 750 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 600 माइनस 750 इक्वल्स में हो जाएगा 450 एक्स ए माइनस 750 एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा माइनस का 150 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 450, ये 350 हो जाएगा, माइनस का 350 एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस काट दो तो, और एक्स ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 150 अपॉन में 350, जो कि कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। ये क्या आया, एक्स ए आया, मतलब एक्स ए कितना आ गया यहाँ से 0.50। तो एक्स बी कितना आ जाएगा, एक्स बी क्या करोगे 1 माइनस 0.50, ये भी कितना आएगा 0.50। एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां से आप पी ए निकाल लो। पी ए क्या आएगा, पी ए क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए। यहां से आप पी बी निकाल लो, पी नॉट बी और एक्स बी। ये है क्या, पी नॉट ए क्या है, ये है शुद्ध वाष्प दाब, और पी ए क्या है, विलियन के अंदर वाष्प दाब। ठीक है, तो यहां से पी नोट ए का मान कितना आ रहा है, पी नोट ए का मान दे रखा है 450, एक्स ए का मान कितना दे रखा है 0.450, 750 मल्टीप्लाई में 050। अब आप इनकी कैलकुलेशन करते रहना। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से पी ए और पी बी। अब आपको उनको वाष्प अवस्था में भी वो निकालना है, वाष्प अवस्था में निकालोगे मतलब एक्स ए निकालोगे तो क्या आएगा, पी ए अपॉन में पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ऐसे ही आप एक्स बी निकालोगे वाष्प अवस्था में तो क्या होगा, पी बी अपॉन में पी ए प्लस पी बी। पी ए और पी बी की यहाँ से वैल्यू पुट करके लिख देना, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, आई होप आपको ये चीज भी समझ आई होगी बच्चों। बहुत शानदार शानदार से क्वेश्चन है ये, तो अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है। आगे आओ, कैलकुलेशन लिखोगे इनकी, मैं पूरी लिख ही देता हूँ यार, तुम बहुत डेंजर बच्चे हो, मैं लिख ही देता हूँ ना। 250 और 225 और 375, 225 375 ये वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करके आप आंसर निकालोगे इसका। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी, तो ही कार्यक्रम को करने में मजा आएगा, अदरवाइज कोई सेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ तक के लिए बहुत है, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक हमसे पढ़ाई की, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।